अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है पायास 2018 मैथ पोर्शन। मेरा नाम है वसीम शहजाद, एमफिल मैथमेटिक्स हूँ मैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन भी लिखा है सामने, दूसरा क्वेश्चन भी सामने लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है रिएक्शन रेट आर ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स ऑफ ए केमिकल इज मिनिमम एट। इसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है आर ऑफ एक्स की फॉर्म में और एक्स की कुछ वैल्यूज हैं जिसके लिए कहा है कि ये फंक्शन मिनिमम होगा, किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा। वैसे ये चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो 2.8 या 9 में आके आती है, उसमें 2.9 में है शायद। तो उसमें क्या करते हैं कि आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, वहां की वैल्यू को पुट किया जाता है सेकंड डेरिवेटिव में और वहां से फिर देखा जाता है कि इसका आंसर नेगेटिव अगर आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पर मिनिमम पूछा हुआ है तो एक वो मेथड है कंप्लीट। दूसरा इसका एमसीक्यू उसको सॉल्व करने के लिए लाजमी नहीं होता कि आपने कोई मेथड यहाँ, क्योंकि शो तो मेथड तो शो नहीं होना होता, सिर्फ इतना ही काम करना होता है कि हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो इसलिए इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड वो यही है कि आप बजाय उस लॉन्ग मेथड पे जाने के आप इसमें से जो वैल्यूज नजर आ रही है इनको बैक सॉल्व करें, इसको पुट करें। उसमें पहले आप पुट करके देख लें x इक्वल टू 0 को। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो r ऑफ 0 बनेगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना आ जाएगा 20। सिमिलरली x 1 पुट करेंगे तो r ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 1 इंटू 4, 8 बन जाएगी। मजीद आप देख लें 2.5 पुट कर दें, 2.5 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5 और 2.5 बाकी रह जाएगा, ये 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2.5 आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जी x इक्वल टू 3.5 को पुट करके तो r ऑफ 3.5 2 इंटू 3.5 से ये माइनस 1.5 बनेगा और ये 3.5 से ये भी 1.5 बन जाएगा। ठीक है, 1.5 डिवाइड बाय 10, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1.5 2.25 इंटू 2 आ रहा है विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा 4.50 नेगेटिव, माइनस 4.50। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू किस पर आ रही है देख लें। 20 बड़ा नंबर है, 8 उससे छोटा है, 2.5 नेगेटिव उससे छोटा है और माइनस 4.5 इन चारों में से सबसे छोटा आंसर है। इसका मतलब हुआ कि जो रिजल्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का वो ये वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू दिस एज कम्स क्लोजर एंड क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर टू π/2 इज π/2 के क्लोजेस्ट हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्लोजेस्ट वैल्यू बताएं इस फंक्शन की, इस नंबर के क्लोजेस्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उस नंबर की लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हम ये काम करेंगे कि हम x अप्रोचेस टू π/2 अप्लाई कर देंगे इस फंक्शन पर, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। π/2 पुट करें, 10 π/2 अगर आप पुट करते हैं तो 10 π/2 अनडिफाइंड होता है 1090, नीचे भी 10 π/2, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमने 2019 का पेपर पहले सॉल्व किया था मैंने वीडियो पे, वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिएगा इसमें। तो π/π जो है जब भी ये फॉर्म बने या 0/0 फॉर्म बने, आपने क्या करना होता है इसका डेरिवेटिव टेक करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। डिमोवरिस इसे हम कह देते हैं कि आप इस तरीके से क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऊपर करें तो कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1, 0 हो जाता है डेरिवेटिव 10 का, फिर से सीकेंड स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 एज इट इज है, ये कटिंग हो रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 1 पे लगनी है तो आंसर ने आ जाना है 1। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर। अब उसका पेरीमीटर नहीं पूछा बल्कि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पूछा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर का ये मतलब होगा कि जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल ही रहे, हमें इस तरह की 4 साइड वाली फिगर की पेरीमीटर को फाइंड करना है कि जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर रेक्टेंगल की जगह क्वाड्रिलेटर भी लिखा होता तब भी यही था, लेकिन स्मॉलेस्ट पेरीमीटर की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमने इसी रेक्टेंगल का एरिया, इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि इस तरह की कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हों
उसमें हमने क्या करना है, उसका स्मॉलेस्ट पेरीमीटर रिक्वायर्ड करना है, लेकिन उसका एरिया कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब ये एक स्क्वायर की फॉर्म में हो, स्क्वायर की फॉर्म में, अपोजिट साइड्स इसके आपस में इक्वल है लेंथ में, तो इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नेम इसका स्क्वायर ही है। तो वैसे तो क्वाड्रिलेटरल भी कहलाती है। तो अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है, लेकिन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर सारी साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी तो फिर स्मॉलेस्ट पेरीमीटर आता है। अगर सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी तो फिर स्मॉलेस्ट पेरीमीटर नहीं आता। ठीक है, ये रूल है, ये आपने याद रखना है। तो स्मॉलेस्ट कब हो सकता है, ये 25 है तो 5 इंटू 5 होना चाहिए 25, यानी इसका स्क्वायर का एरिया 5 इंटू 5, लेंथ इंटू विड्थ 25। तो सारी साइड्स की लेंथ अगर 5 कर दी जाए तो पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं पेरीमीटर। तो सम कर लेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो आंसर होगा इसका 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में द कनकेविटी ऑफ ए कर्व डिस्क्राइब्ड बाय दिस चेंजेस एट x इक्वल टू सम नंबर्स ऑप्शंस में है। तो कनकेविटी क्या होती है, कहां पर ये चेंज होती है, ये हमें पता होना जरूरी है। कनकेविटी जैसे कि एक कर्व है, ये साइन का कर्व है, साइन का ग्राफ मैंने बनाया, टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, कैसे होगी, इस तरह से। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, इस तरह से टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। यहां पे बनाएंगे तो नीचे की तरफ बनेगी, इस जगह बनाएंगे तो इस तरफ बनेगी। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मिलाकर ही एक कर्व बनाया जाता है। तो तमाम पॉइंट्स पे जब आप टेंजेंट लाइंस बनाएंगे तो यहां पर आप गौर करें कि इस कर्व में, इस ग्राफ में टेंजेंट लाइन ऊपर की तरफ बन रही है। इधर से देखें सेम ग्राफ है, सेम कर्व है, लेकिन टेंजेंट लाइन नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा इस कर्व के अंदर मौजूद है जहां पर टेंजेंट लाइन उससे पहले ऊपर थी और उसके बाद नीचे है, पहले ऊपर बाद में नीचे है, और वहां पे टेंजेंट लाइन आप बनाते नहीं है उस पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं, वो बनाए ना बनाए उसको, वो हमारा पॉइंट नहीं है। तो टेंजेंट लाइन ऐसे पॉइंट पर आकर उससे पहले ऊपर की तरफ टेंजेंट लाइंस बनती हैं, उसके बाद नीचे की तरफ टेंजेंट लाइंस बनती हैं। तो दरमियान में जो पॉइंट आ रहा होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं कनकेविटी का चेंज, वहां पे हो रहा है चेंज, वहां पे होता है कनकेविटी का। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डबल डेरिवेटिव वहां पर जीरो होता है हमेशा। ये सिंगल डेरिवेटिव की आपको पता है, सिंगल डेरिवेटिव टेक करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलती है, तो उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये काम करना है, ये सिंगल डेरिवेटिव कर लें, इसका कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 बन जाएगा, 3x माइनस 6 डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करें कितना आ जाएगा 6x माइनस 3। डबल डेरिवेटिव को जीरो करना है क्योंकि कनकेविटी चेंज होती है डबल डेरिवेटिव जहां जीरो होता है। तो x इक्वल टू 3/6, x इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। तो आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f of x greater than equal to 0 is। इनवर्स कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का, सेकेंड ईयर। x क्यूब प्लस 1, इसको आपने y लेट करना है पहले, इसके बाद आप क्या करते हैं y माइनस 1, और इसके बाद ये क्यूब है, इसे खत्म करने के लिए पावर 1/3 टेक करते हैं। लास्ट में क्या करना होता है आपने, डायरेक्ट आप देखें कि लास्ट में सिर्फ x को y से रिप्लेस करना होता है। जब रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 1 की पावर 1/3 बनेगी। ऑप्शन में चेक कर लें, ए है। इस तरह से इन्वर्स हो जाता है। सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x लाइन कौन सी होती है जिसमें x और y की वैल्यू बराबर होती है, यानी 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -1 -2। तो ये लाइन 0 0 ओरिजिन में से भी पास कर रही होती है, और ये दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को दरमियान में से उनके यानी बाइसेक्ट कर रही होती है, दरमियान में से गुजर रही होती है। तो अब इसको आप रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के गिर्द। जब आप इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, इस लाइन को आपने यूं रोटेट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक और लाइन जनरेट होती हुई नजर आएगी इस तरह से। इन दोनों के दरमियान में ये लाइन यूं रोटेट होती रहेगी। जब रोटेट होगी तो रोटेशन की वजह से यहाँ पे भी गुलाई आएगी, यहाँ पे भी गुलाई आएगी। तो गुलाई जब बनाई जाती है तो ये एक सर्कुलर कोन होती है जिसके पीछे सर्कल होता है, क्योंकि जब रोटेट करेंगे इस तरफ सर्कल नजर आएगा। ठीक है,
सर्कल नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे लाइनें मिल रही हैं आके ओरिजिन पे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, इसी पॉइंट के गिर्द वो घूमती रहेंगी, इसी पॉइंट में से पास करती रहेंगी। इधर भी एक सर्कल है, सर्कल के बाद यूं मैंने बताया कि इस तरह से ये वाला पॉइंट ओरिजिन वाला यूं मिल रहा होगा इसको। अगर मैं इस तरफ से बना दूं जैसे ये डायग्राम में हमें गिवन है, तो सर्कल इस तरफ से यूं बनेगा और ये यूं इस तरह से आएंगी, ओरिजिन यहाँ पे है, इसके बाद फिर ये लाइनें यूं हैं और फिर यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। रोटेट जब हो रही होंगी तो इस तरह की शेप बनेगी। अब ये देखें कौन सी शेप, ये भी एक कौन है सर्कुलर, राइट सर्कुलर कौन है, ये भी एक राइट सर्कुलर कौन है, तो ऑप्शन होगी डी। बाकी जो सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर होता है बिल्कुल गोल, जैसे पाइप होता है, पाइप होता है बिल्कुल गोल पाइप होता है सीधा सीधा, राइट सर्कुलर कौन। पैराबोलाइड क्या होता है, पैराबोला क्या होगा, ये पैराबोला है, तो पैराबोलाइड इसी को आप रोटेट करें, यहाँ पे पूरी गुलाई हो यूं करके इस कर्व की तरह की बिल्कुल सेम, यानी गोल सी शेप यहाँ पे बनी हो, गोल शेप जैसे यूं यहाँ से हॉलो होगी अंदर से यूं शेप होगी, ये पैराबोलाइड है। एलिप्सॉइड क्या होती है, बिल्कुल जो एलिप्स है, ये एलिप्स है एक प्लेन के ऊपर बनी हुई, लेकिन अगर इसे 3D बना लें यानी कि गुलाई अंडा जैसे है, तो वो अंडा एक एलिप्सॉइड की फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x over 3x। इसमें हम ये काम करते हैं, डायरेक्ट इसका एक रूल होता है, क्वेश्चन भी आपने FSC की बुक में देखा हुआ है, sin ax over sin bx लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो a over b बनता है। आप इसी तरह से इस रूल को अगर याद रखें तो sin 2x over sin 3x है, तो आंसर 2/3 आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। लेकिन अगर इसे आप प्रॉपर रूल के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाय 2x करेंगे, इसी तरह नीचे लिखा हुआ है sin 3x, इसे आप डिवाइड बाय 3x करेंगे। जब डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड किया है तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। लिमिट को आप ऊपर नीचे सेपरेट भी कर सकते हैं, लिमिट का ये रूल है, प्रॉपर्टीज में शामिल है। तो आपने ऊपर वाले के ऊपर जो कि sin 2x था, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि एंगल जो लिखा हुआ है वही डिवाइड पे आ जाए, नीचे लिखा आ जाए डिनोमिनेटर में। जैसे sin 3x है तो नीचे sin 3x खाली नीचे बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ से x तो कैंसिल हो जाएगा, जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 आएगा, 2 × 1 ऊपर, और ये 3 शुरू में, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2/3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं, इज क्लोजेस्ट टू, एंगल हमें फाइंड करना है दो एंगल्स के दरमियान में, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। वो कैसे होता है, a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसे u और v की फॉर्म में भी लिखा जाता है। वहां पे x और y है तो एक x वेक्टर होगा, x डॉट y होगा, x का मैग्नीट्यूड और y का मैग्नीट्यूड होगा। तो कैसे करेंगे, a डॉट b जब करना है तो x कोऑर्डिनेट, i के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी पहले जो मेंबर्स हैं ये वाले, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस दूसरे मल्टीप्लाई होंगे यानी j × j, डॉट प्रोडक्ट होगा उनका, तीसरा उनका भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 0 -1 + 3, ये इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड करना है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड करेंगे आप तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर अगले स्क्वायर रूट में हमें चाहिए b का मैग्नीट्यूड, वो भी स्क्वायर रूट में आएगा, -3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ऊपर बन गया है 2, नीचे आएगा 1 + 9 स्क्वायर रूट 10 और 9 + 2 11, 2/110 स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट आ रहा है cos थीटा का। तो थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, cos इनवर्स ऑफ 2/√1110, इसको आपने कैलकुलेट करना है, cos इनवर्स ऑफ 2/√1110। तो ये रेडियन में आंसर इसका लेके आना है। तो रेडियन में इसका जो आंसर कैलकुलेटर में आता है वो 1.38 आ रहा है, तो इसके करीब बनता है 1.4। अगर इसमें कैलकुलेटर पायास में अलाउड होता है अगर, तो आप इसमें इन्वर्स कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन रेडियन रखते हुए, वहाँ पे कैलकुलेटर में होता है डिग्री के साथ, तो आप पहले उसकी सेटिंग में जाकर उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कॉज इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये रेडियन में आंसर आता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा हुआ है, इसे देखें। द सोल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वालिटी इज,
इसमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 4। जब भी आपको सोल्यूशन दिया गया होता है आप उसे बैक सॉल्व के ज़रिए करें, ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर बैक सॉल्व से सॉल्व ना हो रहा हो, वैसे होता तो नहीं है, हो जाता है लाजमी तौर पे कि आप बैक सॉल्व करते हैं, तो बैक सॉल्व से ही बेहतर है। आप 0 पुट करेंगे, 3/2 इंटू 0 -1, तो क्या बचेगा, -1 का मॉड इज इक्वल टू फिर 0 + 1, तो 1 का मॉड, आंसर 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब A B C में जो 0 है वो सेटिस्फाई कर रहा है, D ऑप्शन का चांस नहीं है, D नहीं होगा। इसके बाद आप देखें हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं 4 3 और 2। पहले 4 को पुट करके देख लें, 3/2 इंटू 4 -1 का मैग्नीट्यूड है, और इसके बाद 4/2 + 1 है, ये कितना बनता है 12/2, 6 - 1, और ये बनता है 2 + 1, 5 इज इक्वल टू 3। ये तो नहीं बनता, 4 वाला नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। 3 पुट कर दें यहाँ पे, जब यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो कितना आएगा 9/2, और यहाँ आ जाएगा 3/2 एज इट इज़, तो 9 - 2 7/2, और 3 + 2 5/2, ये भी इक्वल नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अब 2 पुट करके देखें इसमें, 3/2 इंटू 2 -1, और फिर 3/2 + 1 इंटू 3/2 नहीं है, यहाँ पे x की जगह आपने 2 पुट करना है, 2/2 + 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा, लिहाजा ये आपस में इक्वल है। तो आंसर बनता है C। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ a इन द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू दिस विद रूट्स हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ a को कैलकुलेट करना है। इसमें से a कहाँ पे है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें रूट्स गिवन है, रूट्स की हेल्प लेते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट 1 है तो उसका मतलब उसमें x की वैल्यू 1 है, और अगर रूट -1 है तो x की वैल्यू -1 है, रूट अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं x - 1, इसे आप x + 1, और इसे x - 2। इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही गिवन पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो तफसील की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है इसमें। थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी, जैसे कि आप किसी भी पॉलिनोमियल के पेयर्स बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपसे सॉल्व करते हैं, आप उसके पेयर बनाते हैं, 2 ब्रैकेट्स आती हैं, इक्वल टू 0 होता है, तो आप क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को अलहदा 0 करते हैं, इस ब्रैकेट को अलहदा 0 करते हैं, तो x इक्वल टू -1 आ जाता है, और x इक्वल टू +2 आ जाता है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +2 सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप उन्हें इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने वही काम किया कि 3 सोल्यूशन दिए हुए, तो मैंने रिवर्स प्रोसेस किया कि तीनों को मैंने अलहदा पहले पॉलिनोमियल्स बना लिया, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट में सारे 0 थे, तो राइट इक्वल टू आ गई 0, राइट में सारे 0 थे, तो ये पॉलिनोमियल बन गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लें, तो ये बनेगा x² -1 x - 2 इक्वल टू 0। मैंने लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं, वैसे 0 की ज़रूरत नहीं है। तो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को x के साथ, तो ये बन जाएगा x³ -2x² -x + 2। कंपैरिजन करके देखें इसका, तो ये सारा कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर हमें a रिक्वायर्ड था जो x² का कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट -a है वहाँ पे, और यहाँ -2 है, इसका मतलब है a की वैल्यू बनती है 2, तो ये इसका रिजल्ट होगा। द डोमेन ऑफ दिस इज, डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसको आप फंक्शन में पुट करते हैं तो वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आती, या फिर उसमें आयोटा नहीं आता, वो रियल में ही रहती है। तो ये फंक्शन है, इसमें आप इसमें से कोई वैल्यू पुट करके देखें। अब -∞ से इन्फिनिटी, ये काफ़ी बड़ा है, तमाम रियल नंबर्स हैं, तो -∞ से 4 है, आगे यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी है। तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। वैसे बैक सॉल्व का मेथड ये होता है कि आप इसमें से कुछ वैल्यूज़ लें वहाँ पुट करें, इसमें से कुछ वैल्यूज़ लें वहाँ पुट करें, और इसी तरह तमाम ऑप्शन में से कोई ना कोई वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ जो नज़र आए जो सब में कॉमन ना हो। अब -∞ से इन्फिनिटी है, तो ये तो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, और इसमें -4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो -5 इसमें है, इसमें -5 है जो इसमें भी है,
तो -5 जब मैं चेक करूंगा ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो -5 को चेक करके देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड पहले हम करके देखते हैं, बाद में कंप्लीट मेथड भी आपको बता दूंगा। तो -5 एक ऐसा मेंबर है जो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो ऑप्शन में नहीं है। इन दो ऑप्शन को खत्म करने के लिए -5 को मैं पुट करके देखता हूं क्या इससे आंसर रहेगा इसमें या नहीं। तो ये बनता है 25 इंटू 2 50 -25 -12। तो ये -25 दो बार होता तो फिर 50 बनना था ना। इसका मतलब है आंसर इसके अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा है। इसके अंदर जब आंसर पॉजिटिव आता है तो फिर वो मेंबर इसकी डोमेन का मेंबर ही होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, आंसर अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रहता है तो उसकी डोमेन का हिस्सा होता है, आंसर रियल नंबर ही आ रहा होता है, लिहाजा ये डोमेन में शामिल है। इसका मतलब है -5 इसमें नहीं था, -5 इसमें नहीं था, जबकि -5 उसकी डोमेन में है, तो ये दोनों उसकी डोमेन फिर नहीं है, इनको इग्नोर कर दिया। अब -5 इन दोनों में है। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान वाली कोई वैल्यू ले लें ताकि पता चल जाए जो इसमें नहीं है और इसमें है, वो वाली वैल्यू टेक करके देख लें। उसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, -∞ से 4, उसके बाद इसमें 0 नहीं है, तो आप 0 पुट करके देख लें। उसमें 0 + 0 -12, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। जब भी स्क्वायर रूट में आंसर नेगेटिव आता है तो आयोटा बन जाता है, जिस वैल्यू से आयोटा बनता है वो डोमेन में शामिल नहीं की जा सकती। इस वजह से इसमें 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, लेकिन 0 इसमें तो नहीं है, इसमें है। इसका मतलब ये भी इग्नोर हो गई, तो बाकी सिर्फ यही बचती है, आंसर बी होगा। ये मैंने बताया है डायरेक्ट मेथड, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर सॉल्व करने के मेथड से भी आप करना चाहें वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। वो कैसे करेंगे, आप उसके मिड टर्म ब्रेक करके देखें। 2x² + 5x - 12, इसके मिड टर्म ब्रेक हो रही है। 24 8 और 3 पेयर आ रहा है, +8x - 3x पेयर में आता है। 2x कॉमन आ रहा है तो x + 4 - 3 कॉमन आता है, x + 4 पेयर बन गए, x + 4 और 2x - 3। अब दो ब्रैकेट्स हैं, इनका प्रोडक्ट है इसके अंदर स्क्वायर रूट में। इनको या तो दोनों ब्रैकेट्स का आंसर पॉजिटिव आए, यानी आप इस तरह करें, x + 4 > 0 भी हो सकता है, 2x - 3 > 0 भी हो सकता है। यहाँ तो ये ऑप्शन है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ब्रैकेट्स में आंसर आएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा डोमेन। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तब भी -- हो जाए, तब भी स्क्वायर रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, डोमेन के मेंबर्स ही मिलेंगे। इस वजह से अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस 1 मैंने लिख दिया है कि दोनों ब्रैकेट्स के आंसर पॉजिटिव आए ताकि ओवरऑल सारा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव ना बने, आयोटा ना बने। अगर आयोटा नहीं बनता किसी वैल्यू को पुट करने से, वो डोमेन के मेंबर्स होते हैं। लिहाजा एक केस ये हो गया। दूसरा केस है कि दोनों ब्रैकेट्स के आंसर नेगेटिव आ जाएं। जब नेगेटिव आएंगे दोनों तो -- अगेन पॉजिटिव और डोमेन में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक लेंथी मेथड है, इसमें कंफ्यूजन भी है, इसमें प्रॉब्लम भी है। इसमें अगर आप देखें तो x > -4 आ रहा है और इसमें x > 3/2 यानी कि 1.5 आ रहा है। तो 1.5 से बड़ी वैल्यूज भी आ रही हैं, -4 से बड़ी वैल्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, जबकि मैंने अभी यहां पुट करके देखा था -5 सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब -5 उसमें टेक ही नहीं हो रहा। तो ये केस जो है इसमें एम्बिगियस रिजल्ट आ सकता है। तो आप किस तरह करें, इसका असल मेथड जो होता है ना वो ये होता है कि आप इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -4, इधर यहां प्रॉपर वाजे कर लेते हैं। दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -4 और एक आ रही है 3/2। आप इसे रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दे, -4 3/2 रियल नंबर लाइन 3 रीजन्स में डिवाइड हो गई, 3/2 से इन्फिनिटी, -∞ से -4 और -4 से 3/2। अब आप इस रेंज को चेक करें पहले, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज है। इसके अंदर x = 0 मौजूद है कहीं ना कहीं, आप 0 पुट करें। अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर ये दरमियान वाली रीजन आंसर में आ जाएगी। ठीक है, 0 पुट किया, मैंने पहले भी पुट करके दिखाया था। जब इसमें 0 पुट करते हैं आप तो फिर क्या होता है, ये दोनों 0 होते हैं, नेगेटिव आंसर आ जाता है। लिहाजा ये तो डोमेन में शामिल नहीं है, यानी -4 से 3/2 का दरमियानी हिस्सा शामिल नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस तरफ वाला पोर्शन चेक कर लेते हैं। -5 पहले चेक कर चुके हैं, इसमें -5 से सेटिस्फाई होता है। 3/2 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लें, 2 ले लें,
2 पुट करके देख लें, उसमें 2 पुट करके क्या आता है, 4 इंटू 2 8 प्लस 10 18 माइनस 12 6 आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन बनती है वो बनेगी ये दोनों साइड्स के इंटरवल, -4 शामिल है, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, यूनियन 3/2 शामिल है, 3/2 से इन्फिनिटी तक, ये बनता है इसका रिजल्ट, वही है आंसर बी। ठीक है, तो वैसे अमूमन ये भी होता है कि दरमियान वाला अगर शामिल नहीं है तो फिर दोनों साइड्स वाले आंसर में यकीनन दोनों साइड्स वाले होते हैं, और अगर दरमियान वाला है तो फिर दोनों साइड्स वाले यानी ये इंटरवल और ये इंटरवल शामिल नहीं होता। तो जैसे हमने चेक किया था कि ये शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट हम रिजल्ट में बगैर चेक किए ये कह सकते थे कि ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं, यानी किसी एक साइड को चेक कर लेते तो काफ़ी था, दोनों को चेक करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने प्रॉपर समझाने के लिए इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। अब पेयर ऑफ वेक्टर्स हैं और ये आपस में पैरेलल हैं या ऑर्थोगोनल हैं, ऑब्लिक हैं, नन ऑफ दीज हैं, ऑब्लिक और नन ऑफ दीज फजूल ऑप्शंस हैं, यहाँ तो ये पैरेलल होंगी या ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट टेक कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट आसान है, तो अगर 0 आता है तो ऑर्थोगोनल है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो 0 नहीं आया तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो फिर पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली लें, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 से 30 बन गया, 4 को -7 से कर लें, -28 बन गया, के का कोफिशिएंट -1 और उधर 2 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल है यानी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर इसका आयोटा आएगा, ये आपने जहन में रखना है। वैसे आप सॉल्व करना चाहें तो कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर इसका आयोटा ही बनता है, तो आप डायरेक्टली याद कर लें, बहुत ही बेहतर होगा। तो इसका मतलब है ये आयोटा पावर 12 आपसे पूछा गया सिंपल, तो आयोटा पावर 12 है, पावर 2 हमेशा -1 देती है, तो आयोटा पावर 2 लैदा कर लें, 2 इंटू 6 लिख लें, -1 पावर 6 कितना आ गया, +1 इसका आंसर है। इसी तरह अगर ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा होता तो इसका रिजल्ट माइनस आयोटा होता। ठीक है, अगर ये इस तरह से पूछा होता तो फिर माइनस आयोटा की पावर 12 पूछी होनी थी, लेकिन ये प्लस ऊपर है तो प्लस आयोटा, माइनस वाला ऊपर होता प्लस वाला नीचे, इस तरह से तो माइनस आयोटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। Question number 14 है, notorious postman drops 4 letters at 4 houses and makes sure that none of these gets correct letter. This is possible in how many ways? तो एक पोस्टमैन है जिसके पास 4 लेटर हैं, 4 घरों में ड्रॉप करने हैं, तो यकीनन अगर वो सही घर में लेटर देता है तो फिर एक ही ऑप्शन बनती है, एक ही तरीका बनता है कि हर घर में ए का लेटर, बी में बी का लेटर, सी में सी का और डी में डी का लेटर कन्वे जाकर डिलीवर कर दे। अब अगर वो ये चाहता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी घर में भी करेक्ट लेटर ना पहुंचाए, ए घर का लेटर बी में दे दे या सी में दे दे या डी में दे दे, तीन वेज हो गए। इसी तरह बी का जो लेटर है वो ए में हो सकता है, वो दे दे या बी या सी में या डी में, और सी वाला जो लेटर है वो सी में ना दे और किसी में, डी वाला लेटर डी वाले घर में ना दे, किसी और घर में दे दे। तो इसमें कितने तरीके वो बना सकता है, कितने तरीकों से वो लेटर डिलीवर किया जा सकता है कि करेक्ट तरीके से डिलीवर ना हो। तो उसके लिए आसान सा मेथड होता है कि जितना भी आपके पास जितने लेटर हैं, जितने घर हैं, उतना फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ये नेगेटिव होगा और अगला फिर पॉजिटिव होगा। ऑल्टरनेट साइन आपने लगाते जाना है। 4 लेटर थे, 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करें, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल पॉजिटिव कर दें, नेगेटिव कर दें, पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन लगाते जाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर, जितने भी रिक्वायर्ड लेटर होंगे। ये और भी क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, वो हैं बाद में बात कर लेंगे उस पर। 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं हमेशा ही। यहाँ पे 1/2 आता है, 1/6 आता है, प्लस 1/24 आता है, 24 ही इसका एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा जी 12 माइनस 4 प्लस 1, 12 माइनस 4 प्लस 1 बनेगा 9, 24 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 तरीके ऐसे हैं कि लेटर किसी सही घर में डिलीवर ना हो जाए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रैंक ऑफ
2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 3 और ये वो। अब इसमें आप देखें रैंक को, एक तो मेथड आपने सीखा हुआ एफएससी में प्रॉपर रैंक को फाइंड करने का, उसमें रो ऑपरेशंस किए जाते हैं और इसी को आप बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की फॉर्म में आप बनाते हैं, यानी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इसकी बनाते हैं, तो फिर रैंक का पता चलता है। उसमें जितनी नॉन जीरो रोज होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम रैंक कह देते हैं। तो अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है, डायरेक्टली हमें बताना है, तो फिर हमें सारा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं, देखें इसमें कोई सी दो रोज आपस में एक दूसरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरी रो हासिल हो सकती है, यानी एक दूसरे का मल्टीपल है या नहीं। अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट रो को, तो क्या वो सेकंड रो बन सकती है? वो नंबर फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1/3 से कर लें, 0 से नहीं कर सकते सिर्फ। तो क्या इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं, इसके बराबर कंप्लीट सेम टू सेम रो बन जाएगी, या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम टू सेम ये रो बन जाएगी? अगर ऐसा है तो रैंक टोटल रोज में से एक कम हो जाएगा। जितनी रोज एक जैसी बनती जाएंगी उतना रैंक कम होता जाएगा। यहां पे तीनों रोज बिल्कुल डिफरेंट हैं और कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। अगर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है या एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है रैंक में कोई कमी नहीं आएगी, जितनी रोज है उतना ही रैंक आएगा। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें 3 बनेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपको मैं आज लिख देता हूं। वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कल मैं उनकी वीडियो आपके सामने कल वीडियो बना दूंगा, तो कल आप उसको देखिएगा कि आपने उसको ठीक किया या गलत किया। और बाकी जो भी इसके पोर्शन बचे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 मैंने आज कर दिए, 15 नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बहुत शुक्रिया आपका। ये 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं सामने, ये 4 क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पायास 2018 के जो बाकी क्वेश्चन हैं फ्रॉम 16 to 30, हाफ यानी कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, हाफ मैंने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने हैं। तो उसका भी लिंक मैं फिर आपको, मतलब कल वो अपलोड हो जाएगी, और कोशिश करूँगा इसी में फिर एडिट करके इसी में एक लिंक उसका जनरेट कर दूँ।